कार्यशाळेचे प्रमुख पाहुणे सन्माननीय श्री राकेश ठाकरे सर, उपस्थित आदरणीय प्राध्यापक, समाजाच्या दृष्टीने फार महत्त्वाचा आहे. किचन वेस्ट, गार्डन वेस्ट यासारख्या घरगुती कचऱ्याचे योग्य व्यवस्थापन करून सेंद्रिय खत तयार करण्याचे तंत्र आजच्या कार्यशाळेत आपण जाणून घेणार आहोत. आजच्या कार्यशाळेचा उद्देश विद्यार्थ्यांना कंपोस्टिंग च्या विविध सिद्धांत आणि प्रत्यक्ष तंत्रज्ञानाची सखोल माहिती दिली जाईल. कंपोस्ट निर्मितीच्या पद्धतीचे प्रात्यक्षिक दिले जाईल. त्याचप्रमाणे सेंद्रिय कचरा कसा ओळखायचा, त्याचा पुनर्वापर कसा करायचा याचे मार्गदर्शन देखील आपल्याला या कार्यशाळेत मिळणार आहे. पण या कार्यशाळेला सुरुवात करण्यापूर्वी आपण आपल्या मान्यवरांचे स्वागत करूया. आजच्या कार्यशाळेला उपस्थित सन्माननीय पाहुणे श्री राकेश ठाकरे सर यांच्याबद्दल मी तुम्हाला माहिती देते. हे 7 ॲग्रो नेचरल्स पार्टनर संस्थेचे संस्थापक आणि संचालक आहेत. नागपूरमध्ये स्थित ती कंपनी याची स्थापना 2019 मध्ये झाली होती, ज्याचा उद्देश ऑर्गॅनिक आणि सस्टेनेबल फार्मिंग याला प्रोत्साहन देणे हा आहे. 7 ॲग्रो कंपनी आज सेंद्रिय आणि टिकाऊ कृषी उत्पादनामध्ये विशेष स्थान मिळवून B2B आणि B2C अशा दोन्ही प्रकारच्या बाजारपेठांना सेवा पुरवते. त्याचप्रमाणे डिप्लोमा इन वर्मी कंपोस्टिंग हे देखील पूर्ण केले. सेंद्रिय खत उत्पादन आणि पुनर्वापराच्या तंत्रज्ञानात त्यांनी प्रावीण्य मिळवले आहे. व्यवसायातील वर्मी वेस्ट, क्लीन खली, ॲझोला, बायोजन यासारख्या उत्पादनांमध्ये त्यांची कंपनी आहे. कंपनीची बाजारपेठ याच्यामुळे सतत वाढत आहे. याच्या ग्राहकांमध्ये NMC, वर्धा, यवतमाळ, मुंबई, अकोला, LC, नागपूर, मधुबन सेक्टर, ॲग्रिकल्चर कॉलेजेस यांचा समावेश आहे. तसेच त्यांची कंपनी जस्ट डायल, इंडी, ट्रेड इंडिया, एक्सपोर्ट इंडिया यासारख्या व्यासपीठावर देखील उपलब्ध आहे. यांना स्टार्टअप इंडियाचे सर्टिफिकेशन मिळालेले आहे आणि MSME यांचे सर्टिफिकेट मिळालेले आहे. अशा या सेंद्रिय शेतीच्या क्षेत्रात केलेले त्यांचे योगदान आणि टिकाऊ विकासाचे त्यांचे प्रयत्न अत्यंत कौतुकास्पद आहे. मी माननीय उपप्राचार्यांना विनंती करते की त्यांना पुष्पगुच्छ त्यांचा सन्मान. त्यानंतर मी थोडाही वेळ गवत नाही आहे आणि मी माननीय डॉक्टर विनंती करते की त्यांनी त्यांचे आणि आपलं मार्गदर्शन. तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में सबसे पहला फेज आता है कंपोस्ट. कंपोस्ट के बारे में सभी लोग जानते होंगे. आप लोगों में से काफ़ी लोग फार्मर्स फैमिली से आते हैं क्योंकि नागपुर के आसपास सबसे ज़्यादा कॉटन, ऑरेंज एंड देन जैसे हम भंडारा साइड में जाते हैं तो वहाँ पे राइस एंड देन गोंदिया में भी राइस होता है. सो आप सभी लोग एग्रीकल्चर से अच्छे से वाकिफ हो गए. तो ऑर्गेनिक फार्मिंग का मेन उद्देश्य है कि फार्मर्स को केमिकल फ्री फार्मिंग करवाना. यानी जिस हिसाब से आज के टाइम में फार्म में केमिकल का यूज होता है तो वो हम इनडायरेक्टली कंज्यूम कर रहे हैं. फार्म तो डायरेक्टली खेत में यूरिया एंड DAP डालते हैं बट हम उसको इनडायरेक्टली कंज्यूम कर रहे हैं और उस केमिकल को कंज्यूम कर. आज के हम कुछ टॉपिक्स लेंगे जैसे टाइप ऑफ ग्रीन वेस्ट. जो ग्रीन वेस्ट के बारे में सभी को पता है. थोड़ा सा इंटरैक्टिव सेशन रखेंगे, आप हाँ या ना में जवाब दीजिएगा. ग्रीन वेस्ट पता है सभी को. ग्रीन वेस्ट में क्या क्या आता है? घर का कचरा जो होता है, जो वेजिटेबल्स होते हैं, गार्डन का कचरा होता है, खेत से जो निकलता है वो पराली बोलते हैं, वो भी होता है. ठीक है. हम लोग ऑर्गेनिक कंपोस्ट का क्यों यूज करेंगे? एंड देन यूज ऑफ एनिमल्स ऑन फार्म
एंड टाइप ऑफ ग्रीन मैन्योर एंड वर्मी कंपोस्ट का हम एक पूरा प्रोसेस जानेंगे कि कैसा तैयार होता है, और तीसरा हम कंपोस्ट का क्यों यूज करें, और तीसरा पैकेजिंग देखेंगे और मार्केटिंग देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। उससे वो कंपोस्ट बनाने का नहीं सोचते। तो आपने देखा होगा कि जैसे धान की जो पराली निकलती है उसको जलाते हैं, तुअर की पराली भी निकलती है उसको जला देते हैं। तो इससे एक तो एयर पॉल्यूशन होता है और फार्म की जो लैंड है वो अनफर्टाइल होती है। चेंज करें, देख सकते हैं कि फार्मर हर टाइम केमिकल का यूज करता है। जब से हरित क्रांति के बाद से जिस तरह से अनाज की पैदावार बढ़ाने के लिए फार्मर ने केमिकल का यूज स्टार्ट किया था, तो उसे अभी तक के कंटिन्यूस किया जा रहा है। और केमिकल का इतना ज़्यादा यूज हो रहा है कि अगर वो आज के सेशन में अगर केमिकल नहीं डालता तो नेक्स्ट ईयर से वो फूड जो क्रॉपिंग है वो कम हो जाएगी। जैसे 1 एकड़ में 5 कुंटल कपास अगर लेता हूँ एग्जाम्पल फार्मर, और नेक्स्ट ईयर से अगर वो यूरिया डीएपी नहीं डालता है तो वो 2 से 3 कुंटल में आ जाएगी, क्योंकि उनकी जो लैंड है वो भी केमिकल पे ही डिपेंडेंट हो चुकी है। नेक्स्ट है, कंपोस्ट डालना क्यों जरूरी है? हमने तो उसे देख लिया कि हमको केमिकल फार्मिंग नहीं करनी है, हमें कंपोस्ट का ही प्रमोशंस करना है। बट एक्चुअल कंपोस्ट डालने का मेन पर्पस है कि जो फॉरेस्ट लैंड होती है और एग्रीकल्चर लैंड यानी फार्म लैंड, इसमें काफ़ी बड़ा डिफरेंस होता है। आपने सोचा होगा कि जंगल में तो पेड़ पौधे गुजारे, उनको तो कुछ डालना नहीं पड़ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर हम अपने खेतों में क्यों डालें, ठीक है। बट फॉरेस्ट में एक इकोसिस्टम होता है। जब फॉरेस्ट बहुत घना होता है, वहाँ से जो पेड़ की पत्तियाँ जमीन पे गिरती हैं और वो वहीं पे स्टोर होती है, उसमें अलग अलग बैक्टीरिया फंगस डेवलप होते हैं एंड देन वो ऑटोमेटिकली कंपोस्ट होता है। बट हम लोग एग्रीकल्चर लैंड में ऐसा नहीं होता, जो पत्तियाँ गिरती है हम उसे सफा करके जला देते हैं। तो इस वजह से वहाँ पर इकोसिस्टम तैयार नहीं होता, अलग अलग बैक्टीरिया फंगस डेवलप नहीं होते, जो हमारे फार्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इस फॉरेस्ट में जो कोई भी किसान या मानो कि कोई भी इसमें एक्टिविटी नहीं है जिससे फार्म को जो इकोसिस्टम को ये हो। अभी जैसे देख सकते हैं कि पत्तियां गिरी है और उसका ही कंपोस्ट तैयार हो, तो लगभग वो 1 से 1.5 फीट जो लीफ कंपोस्ट आराम से तैयार होता है, जो हमारे पेड़ों के लिए इंपॉर्टेंट होता है। 2 मिनट ऊपर स्लाइड। देखो ये जो डिकम्पोजिशन प्रोसेस से, देखिए साइड में जो कुछ बैक्टीरिया फंगस एंड जो मशरूम्स डेवलप हुए हैं, ये जो चीज़ें हैं हमारे फार्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जमीन के लिए। अब ये एग्रीकल्चर लैंड है। एग्रीकल्चर लैंड में हम लोग बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं। हर फार्मर साल में 2 बार क्रॉप्स लेता है, तो वो हर साल जो खेत की जमीन को रोटावेटर के थ्रू कल्टीवेट करता है। इस वजह से उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया फंगस डेवलप नहीं हो पाते। और फिर आफ्टर जैसे जब क्रॉप आते हैं तो इस हिसाब से हमारा खेत दिखता है, और फिर बाद में हार्वेस्टिंग के बाद वो एकदम इस वे में दिखता है। चेंज करें, जो बहुत ट्रेंड चल रहा है ऑर्गेनिक फार्मिंग का एंड देन कंपोस्ट का, वो इस वजह से है कि पहले हर घर में कुछ गैया होती थी, भैंस होती थी, बकरियाँ होती थी, उनमें से जो वेस्ट निकलता था तो वो हमें डायरेक्टली अपने खेतों में यूज करते थे। पर आज की कंडीशंस में हम लोग गाँव में जो गैया बैल हो गए, वो आप गिनती से बता दोगे कि ये उसके यहाँ अवेलेबल है। तो ये इनके वजह से फार्मर्स अभी जो ट्रैक्टर का यूज कर रहे हैं, पहले बैलों का यूज करते थे नांगरने के लिए, ठीक है, बट अब वो ट्रैक्टर का यूज करते तो इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब इनकी ज़रूरत नहीं है तो जो हमें पहले जो गोबर मिलता था बल्क क्वांटिटी में, तो वो भी अवेलेबिलिटी कम हो गई, ठीक है। अब फार्मर्स के पास अभी इतना भी पैसा नहीं है कि वो इनको मेंटेन करें। तो इस वजह से जो आप देखोगे नॉर्मल गांव में जब जाते हैं तो पहले गैया होती थी, बैल होते थे, भैंस होती थी, अब बहुत कम हो चुके हैं। फार्म में मतलब किस तरह के वेस्ट निकलते हैं, ग्रीन वेस्ट। तो ग्रीन वेस्ट में क्या होता है कि गार्डन का जो वेस्ट होता है, आपने देखा होगा आपके भी प्रीमाइसेस में गार्डन के बहुत सारा कचरा है,
तो वो आता है गार्डन वेस्ट में, और दूसरा आता है फ्रूट वेस्ट में। आप कलमना मार्केट साइड में जाओगे तो जो डेली मंडियों में गाड़ी से फ्रूट्स आते हैं, वेजिटेबल्स आते हैं, तो उसमें काफ़ी सारा वेस्टेज निकलता है, वो डंप यार्ड में पड़ा रहता है। भांडेवाड़ी आपने साइड में देखा होगा, बहुत बड़ा डंप यार्ड है कचरे का, तो वहाँ पे ये फूड वेस्ट पड़ा होता है। देन ये जो आपने यहाँ पर देखा होगा सामने में एक बहुत बड़ा ढीग है गोबर का, ठीक है, वो भी एक तरह का ग्रीन वेस्ट ही है। अगर वो वहाँ से हटाए तो उसका बदबू आते रहता है, ठीक है। एंड देन बायोमास, जो खेत में जो फार्म में हार्वेस्टिंग के बाद जो कचरा निकलता है उसे हम बायोमास करते हैं। बायोचार जैसे कोई चीज को आधा जलाने के बाद जो तैयार होता है उसे बायोचार बोलते हैं। तो अभी हमने देखा है कि कुछ 5 से 6 टाइप के बायोमास जो हमको अवेलेबल होते हैं एग्रीकल्चर से, तो हमें उसका यूज अपने कंपोस्टिंग के लिए यूज करना है, ठीक है। तो अगर जैसे खेत का जो कचरा निकलता है हम उसे बायोचार के तौर पे यूज कर सकते हैं, जिसे हम लोग एक ऑर्गेनिक कंपोस्ट के तौर पे हम देख सकते हैं। एंड देन जैसे खेत से जो गोबर निकलता है हम उसका वर्मी कंपोस्ट बनाएंगे, क्योंकि जैसे आप देख सकते हैं कि सॉइल में हमें काफ़ी सारे न्यूट्रिशंस की ज़रूरत होती है, तो उसमें हमने देखा जैसे NPK, नाइट्रोजन, पोटेश, फॉस्फेट, सल्फर, ये सबका रिक्वायरमेंट होता है, तो हम इस चीज़ का फुलफिल हम लोग कंपोस्ट के थ्रू करेंगे। मैम चेक करें। तो टाइप ऑफ ग्रीन मैन्योर, अभी तो हमने सब एक हल्का सा इंट्रोडक्शन देखा कि फार्म से जो कचरा निकलता है उसका, और देखेंगे कि हम उन चीज़ों से क्या क्या बना सकते हैं जो हमारा कमर्शियली हमें उसको कमर्शियली बिजनेस तौर पे देखा जा सकता है। अभी काफ़ी आप लोग यंग हो तो आप लोगों के भी माइंड में चलता होगा कि हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग करें, मतलब ऑनलाइन कुछ सेल करें, ठीक है, घर से ही कुछ बेचें या हमारा एक स्टोर डालें, ठीक है, या तो ऑर्गेनिक में ही कुछ प्रोडक्ट सेल करें। तो हम एग्रीकल्चर इनपुट से किस तरह से उसको एक बिजनेस तौर पे देख सकते हैं। तो जैसे देखते हैं वर्मी कंपोस्ट, एक वर्मी कंपोस्ट करंट डेट में बहुत अच्छा एक बिजनेस पर्सपेक्टिव बन चुका है, क्योंकि अभी हर घर में एक फ्लैट स्कीम आ चुकी है, हर जगह फ्लैट स्कीम आ गई। लोगों के पास ज़मीन नहीं है प्लांटेशंस करने के लिए, गार्डनिंग करने के लिए, तो वो अपने ही फ्लैट्स के बालकनी में भी प्लांटेशंस करते हैं, ठीक है। और फिर देन जमीन नहीं होने के कारण वो पॉट्स में प्लांटेशंस करते हैं, तो उसके लिए उनको कंपोस्ट लगता ही है। अगर आप कंपोस्ट नहीं डालेंगे तो उसमें प्लांटेशंस नहीं, फ्लावरिंग नहीं होगा। तो आप वर्मी कंपोस्ट को एक देख सकते हैं। और एक सेकेंड है लीफ कंपोस्ट। तो हमने डिस्कस किया था हमारे घर का एक गार्डन का जो कचरा निकलता है, तो या तो हम उसको जला देते हैं या फेंक देते हैं, ठीक है। तो हम उसको लीफ कंपोस्ट में तैयार करेंगे। आप वो प्रोसेस मैं बताऊंगा आपको। नारियल निकलता है, पूजा का नारियल होता है, जो हम नारियल पानी पीते हैं, तो उससे कोकोपीट तैयार होता है। वो एक बेस्ट रिपेलेंट ऑफ सॉइल होता है। जैसे आप घर पे टेरेस गार्डनिंग करते हैं तो आप बल्क क्वांटिटी में मट्टी आप छत पे डालेंगे तो छत का भी वेटेज बढ़ता है, ठीक है। तो आप उसको एक रिपेलेंट के तौर पे कोकोपीट यूज कर सकते हैं। ये भी एक बिजनेस पर्सपेक्टिव है। एंड देन नीम कंपोस्ट, आपने देखा होगा आपके घर के आसपास में नीम के पौधे होंगे, हर साल में फ्रूट्स आते हैं, तो उसकी नीम खली तैयार होती है और नीम खली मार्केट में बहुत अच्छे रेट्स में जाती है। तो वो एक पेस्टिसाइड या फंगिसाइड के तौर पे यूज होता है। एंड देन बायोगैस, बायोगैस को आप सभी को पता है, जो गोबर से बायोगैस जो तैयार होता है। एंड बायोचार का जो गार्डन की लकड़ियाँ होती है, ये खेत की जो सोयाबीन एंड तुअर की जो पराली होती है, हमें उसे आधा कंप्लीट नहीं जलाना पड़ता है, आधा जलाते हैं तो उससे बायोचार तैयार होता है। वो एक कोयले के फॉर्म में होता है। वर्मी कंपोस्ट में टोटल 17 टाइप के न्यूट्रिशंस होते हैं एज कंपेयर टू नॉर्मल गोबर के। गोबर एक बेस्ट कार्बन कंपोस्ट है, बट हम उसे एक अर्थवॉर्म में 32 डेज का प्रोसेस होता है, उससे हम वो वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं। वर्मी कंपोस्ट में टोटल 17 टाइप के न्यूट्रिशंस होते हैं जो प्लांट्स के लिए बहुत अच्छे बेनिफिशियल होते हैं। तो ये कुछ इंट्रोडक्शन है, मैम चेंज करेंगे।
सभी को पता आहे. गांडूळ खत माहीत आहे ना सर्वांना. तर गांडूळ खत बनवण्याकरिता सर्वात प्रथम आपल्याला गांडूळची आवश्यकता असते. अर्थवर्म्स के 2 टाइप होते हैं, एक आइसिनिया फेटिडा, एक यूडिला यूजीनिया. तो आइसिनिया फेटिडा ये एक ऑस्ट्रेलियन ब्रीड है और यूडिला यूजीनिया एक अफ्रीकन ब्रीड है. तो आइसिनिया फेटिडा ये हम सबसे ज़्यादा उत्तर भारत में यूज़ करते हैं एंड देन यूडिला यूजीनिया हम ये दक्षिण भारत में यूज़ करते हैं. क्योंकि आइसिनिया फेटिडा का जो टेम्परेचर होता है वो लो होता है और यूडिला यूजीनिया हाई टेम्परेचर में भी सर्वाइव करते हैं. तो हम अपने एरिया में हम यूडिला यूजीनिया यूज़ करते हैं जो थोड़े लंबे होते हैं और थोड़े हेल्दी होते हैं. और अर्थवर्म्स, हाँ ये आपको एक टॉपिक बताना रह गया कि पहले सॉइल में काफ़ी सारे अर्थवर्म्स होते थे. आपने नोटिस किया होगा बारिश आने पे आपके आंगन में भी अर्थवर्म्स सर्वाइव करते थे. पर आज के टाइम पे वो दिखते नहीं है कि हम लोग इस तरह से केमिकल यूज़ कर रहे हैं कि वो ख़त्म ही हो गए और अर्थवर्म्स पूरे सॉइल में ट्रैवल करते हैं. अगर इस जगह पे कुछ अर्थवर्म्स छोड़े तो वो लगभग 2 से 3 फुट नीचे तक के वो ऐसे छोटे छोटे पाइप कैनल बनाते हैं और वहाँ काफ़ी तेज़ी से होता है. और उन्हीं के थ्रू जब बारिश आती है तो वो पानी उन्हीं के थ्रू रिच के ज़मीन में ये होता है, स्टोर होता है. एंड देन वो बेस्ड सॉइल रिसाइकलर है. अभी जैसे फार्मर इतने सालों से केमिकल फार्मिंग कर रहे हैं तो अगर वो अपने खेतों में अर्थवर्म का प्रोडक्शन अगर बढ़ा देते हैं तो सॉइल उनकी ऑटोमेटिकली रिसाइकल हो जाएगी. जो 3 साल तक अगर वो कंटिन्यूस कंपोस्ट का यूज़ करेंगे तो एक वो ऑर्गेनिक फार्मिंग के तौर पे देख सकते हैं. तो वर्मी कंपोस्ट के लिए हमें फिर जैसे हमने अभी एक अर्थवर्म देखा, देन काउडंग. तो वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए मेन अर्थवर्म्स लगता है एंड देन काउडंग लगता है. काउडंग ये आपके कोई भी एरिया में अवेलेबल होता है, या तो अगर आप सिटी में करते हैं तो आपको गौशाला से मिलेगा, अगर फार्म में करते हैं तो आपको आपके एरिया में कहीं से भी अवेलेबल होता है. आपने जब कभी भी गाँव गए होंगे तो देखा होगा कि रोड के किनारे गोबर का ठीक बना हुआ होता है, ठीक है. तो आप उनसे खरीद सकते हैं, देन उन्हें खरीद करके एक पूरा प्रोसेस करेंगे हम नेक्स्ट. और ये खाद भी ले सकते हैं, बट जितना फ्रेश रहेगा उतना कंपोस्ट जल्दी तैयार होता है क्योंकि उसमें सॉफ्टनेस ज़्यादा होती है. ठीक है. तो ये वर्मी कंपोस्ट प्रोसेस में आपने ये ग्रीन बेड देखा होगा और अभी हमने बाहर भी इंस्टॉल करवाया. तो ये बेड का स्टैंडर्ड साइज होता है 12 बाय 4 बाय 2. 12 फीट लंबा होता है, 4 फीट चौड़ा और 2 फीट हाइट होती है. तो इसमें शुरुआती और इसमें एक आउटलेट होता है वाटर जाने के लिए. ठीक है. तो इसमें हम शुरुआत ऐसे करते हैं कि जो आपके प्रीमाइसेस में जो लीव्स पड़ी है, सूखी पत्तियां या कुटार बोलते हैं, सोयाबीन का या तुअल का कुटार, उसका लगभग 6 इंच हम लोग मोटा लेयर तैयार करेंगे. फिर देन उसके बाद हम लोग गोबर डालेंगे उसमें. गोबर डाल के हम लोग कंटिन्यूस 3 to 4 डेज उसमें पानी का स्प्रिंकलिंग करेंगे अगर गोबर फ्रेश है तो, ताकि उसके अंदर की हीट निकल जाए. फिर देन उसके बाद हम लोग उसमें अर्थवर्म्स छोड़ के हम लोग कुटार से ढक देंगे. कुटार या जो जूट के बोरे होते हैं उससे ढक सकते हैं उसमें. ये जैसे लास्ट वाली 6 स्टेप की वीडियो है इसमें हम लोग जूट के बोरे से ढका हुआ है. 5th स्टेप में हमने कुटार से ढका. नेक्स्ट देख सकते हैं. अगर आप वर्मी बेड में काफी लोगों को कंफ्यूजन होता है कि हम लोग किस तरह से इंस्टॉल करें उसको. ठीक है. तो ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है उसकी. पहले हम वर्मी बेड को नीचे रख के मार्किंग करेंगे और ये 14 बाम्बूज होते हैं उसे स्टिक करते हैं एंड ये प्रोसेस है. तो आप वर्मी कंपोस्ट आप बेड पे भी बना सकते हैं या तो जमीन पे भी कर सकते हैं. ठीक है. जिनके पास काफ़ी सारी लैंड है और ज़्यादा प्रोडक्शन करना है तो आप ज़मीन पे भी कर सकते हो. और ये एक लो बजट प्रोडक्शन है. वर्मी कंपोस्ट का अगर जैसे आपने बेड इंस्टॉल कर दिया तो अगर जैसे हम लोग उसमें वर्मी कंपोस्ट प्रोडक्शन की डे है वो डिपेंड करता है उसके अर्थवर्म्स पे. अगर हम एक बेड में 10 kg अर्थवर्म्स डालते हैं तो लगभग वो 30 से 35 दिन में खाद तैयार होता है. अगर हम लोग 5 kg डालते हैं तो 60 to 65 डेज लगता है. और अगर हम
गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से 2 to 3 kgs डालते हैं तो लगभग वो 6 से 7 महीना तैयार होने लगता है। देन उसके बाद ये जैसे वर्मी बेड में एक आउटलेट्स भी दिया होता है, तो जो हम लोग डेली उसमें पानी डालेंगे तो उससे जो वाटर बाहर निकलता है हमें उसे वर्मी वॉश बोलते हैं। आप इसका भी कलेक्शन कर सकते हैं। एंड देन 60 जैसे हम लोग 60 डेज की जो एक प्रोसेस हो जाती है वर्मी कंपोस्टिंग की, तो उसके बाद जो खाद निकलता है इस मशीन से हम उसे हार्वेस्टिंग करते हैं। तो इसमें जैसे वन साइड से हम लोग जैसे गोबर डालते हैं ये कंपोस्ट का, एंड आउटर साइड में कंपोस्ट बाहर निकल जाता है, बाद में नीचे में वेस्ट आ जाता है। इसकी एक बेस्ट खासियत होती है इसमें अर्थवॉर्म से सेपरेट हो जाता है ऑटोमेटिकली। अर्थवॉर्म कैसे सेपरेट करें, तो ये वर्मी कंपोस्ट की मशीन से हम लोग अर्थवॉर्म्स भी ऑटोमेटिकली सेपरेट कर सकते हैं। तो अब ये हमने एक छोटी सी प्रोसेस देखी वर्मी कंपोस्ट बनाने की। अब ये देखते हैं कि उसकी पैकेजिंग कैसे करें। आपने हार्वेस्टिंग तो कर लिया, अब उसे हम लोग पैकेजिंग किस हिसाब से करें, क्योंकि आप अगर उसको कमर्शलाइज करते हैं तो उसको एक प्रॉपर ब्रांडिंग के साथ करना पड़ेगा। एंड देन आप उसका 1 किलो का पैकिंग कर सकते हैं इस हिसाब से, एंड देन 25 kg का, और जो हमने वर्मी वॉश निकाला था उसे हम लोग 1 लीटर के पैकिंग में कर सकते हैं। मार्केट में 1 किलो का पैकेट 50 रुपीज़ का जाता है, नॉर्मली नर्सरीज में मिल जाएगा। अगर आप ऑनलाइन बेचते हैं तो 100 रुपीज़ का जाता है, और वर्मी वॉश का भी रेट काफ़ी 100 रुपीज़ 120 रुपीज़ लीटर से जाता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इसका हमें जैसे बिजनेस स्टार्ट करना है, ठीक है, तो आप में से कितने लोगों को बिजनेस करना चाहते हैं वर्मी कंपोस्ट का? आप इंटरेस्टेड होंगे तो हैंड रेज कर सकते हैं। या वर्मी कंपोस्ट, ठीक है, या एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं, तो सबसे पहले कि आपको मार्केट सर्च करना बहुत ज़रूरी है। विदाउट मार्केट आप कुछ भी तैयार कर लो, आप नहीं बेच पाएंगे। अगर बेच नहीं पाएंगे तो आप कितना भी प्रोडक्शन कर लो वो आपके कोई काम का नहीं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपका मार्केटिंग बहुत अच्छा होना चाहिए। तो आपने मार्केटिंग के साथ पैकेजिंग भी काफ़ी अच्छा होना चाहिए। तो अभी हम लोगों ने जैसे एक्सपोर्टिंग देखा, लोकल मार्केट, एंड देन ऑनलाइन सेल। तो ऑनलाइन सेल में अभी ऑनलाइन मार्केटिंग काफ़ी हो चुका है। जैसे मीशो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बना के बेच सकते हो, जैसे वर्मी कंपोस्ट हो गया, नीम पाउडर, कोकोपीट, सरसों खली, ये सब बेच सकते हैं। आपने नोटिस किया होगा लोग गोबर के उपले भी बना के बेचते हैं ऑनलाइन में, ठीक है, अगरबत्तियाँ बेच रहे हो, दिए भी बेच रहे हैं। तो बिजनेस पर्सपेक्टिव से देखें तो एक वर्मी कंपोस्ट ही नहीं, काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं हम गोबर से बना सकते हैं। साथ में अभी आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा, नहाने का जो स्क्रब आता है तो वो भी एग्रीकल्चर से एक दोड़की बोलते हैं, आप लोग जानते होंगे। उसको सुखा के जो उसका वो स्क्रब बनता है उसका भी मार्केट में सेल आउट होता है। दोड़की अगर मार्केट में हम लोग ऐसे लेने जाए तो 20-25 रुपये किलो से आता है, और वो स्क्रब सुखाते हैं वो 100 रुपीज़ का एक स्क्रब जाता है। तो आप देख सकते हैं कि एग्रीकल्चर किस तरह से डेवलप हो रहा है, और लोगों को कोविड के बाद से काफ़ी अवेयरनेस हो चुकी है कि एग्रीकल्चर और ऑर्गेनिक चीज़ें कितनी इम्पोर्टेंट है। देन आप और अगर जैसे अभी हम थोड़ा सा बिजनेस पर्सपेक्टिव अपने कंपोस्टिंग प्रोसेस को देखें, तो आप लोगों के पास अगर फार्म है या छोटी सी कहीं जगह भी है तो आप उसमें एक छोटे से स्केल में भी ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे वर्मी कंपोस्ट एक बेस्ट वे, कम जगह में कम लागत में एक अच्छा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। देन सेकंड बिजनेस है एक ऑर्गेनिक फार्मिंग का। आपकी घर पे जमीन है जहाँ पे जैसे आपके यहाँ में तुअल होती है, तो आप तुअल को थ्रोट खाद के थ्रू अगर तैयार करते हैं तो एक अच्छे मार्जिन में जाता है। जैसे अभी 170 रुपये किलो से जाता है, अगर आप ऑर्गेनिक तैयार करते हैं तो 200 रुपये किलो से भी आप बेच सकते हैं। और जैसे राइस है, अगर आपके पास जैसे 5 से 10 एकड़ की ज़मीन है, आप उतने स्केल में नहीं कर पाते तो एटलीस्ट 1 से 2 एकड़ की ज़मीन सिलेक्ट करिए, आप उसमें ही ऑर्गेनिक मतलब बिना केमिकल की फार्मिंग करिए। उस राइस को भी आप मार्केट में अच्छे रेट में पैकिंग करके बेच सकते हैं, जो जैसे 70 रुपये किलो 80 रुपीज़ kg के हिसाब से जाता है। अब नॉर्मली हम लोग किसान जो है मार्केट में बेचते हैं APMC मंडी में, जो 2200 रुपये कुंटल से जाता है।
मतलब 22 रुपये किलो के हिसाब से धान बेचते हो। अगर आप उसको कुछ प्रोसेस करते हो तो 70 से 80 रुपये किलो से आराम से बेच सकते हो। देन जैसे संतरे, आप अगर आसपास में आपके फार्म होंगे, संतरे की खेती होगी, तो आप संतरे भी एक ऑर्गेनिक तरीके से बेच सकते हैं। मार्केट में बहुत डिमांड है। आपको पता नहीं होगा, अभी हमने एक स्टार्टअप किया है नागपुर में, और हम लोग ऑर्गेनिक फ्रूट्स सप्लाई करते हैं, जो हम लोग सेम डे डिलीवरी देते हैं, सेम डे या नेक्स्ट डे। तो हम लोग हर दिन हार्वेस्टिंग करते हैं। हमने इसकी शुरुआत की 1 साल हो गया है। तो हम लोगों ने, हमारा जैसे 5,500 किसानों का क्लस्टर है, तो हमने हर किसानों से टाइप किया है कि जैसे कोई राइस वाला है, तुवल वाला है, संतरे, मौसम्बी, चीकू। हमारा मेन मोटो है कि फार्मर्स जब भी अपने खेत में जाए तो कुछ तो भी लेके आए, ताकि उसका जाने का ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बचे। तो हम लोग संतरे ऑर्गेनिक तैयार करवा रहे हैं, चीकू हो गए, बनाना, वो तुवल की खेती करते हैं। तो हम लोगों ने उनको 1 एकड़ में या आधा एकड़ में केले के रोप दिए, तो वो केले खाद के थ्रू तैयार करते हैं। हम उसी केलों को मार्केट में लाके बेचते हैं। तो वो डेली जाता है, 1 फल लेके आ रहा है जब भी जाता है। अब चीकू के कुछ पेड़ लगा लिए, तो चीकू को नॉर्मली 2-3 साल लगता है आने में, तो चीकू भी हार्वेस्ट करवा रहे हैं, जाम ले रहे हैं। तो ये एक एक्स्ट्रा सोर्स की तरफ इनकम के तौर पे हम लोग उनको प्रमोट कर रहे हैं। साथ में तुवल और राइस, ये एक बहुत अच्छा बिजनेस पर्सपेक्टिव है। आपको पता नहीं होगा कि अभी लोग बहुत हेल्थ कॉन्शियस हो चुके हैं। हर कोई चाहता है कि मैं ऑर्गेनिक खुद नहीं तो अपने बच्चों को खिलाऊं। तो आप तुवल दाल का या राइस का भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं एक छोटे से स्केल में। एंड देन फ्रूट्स का एंड वेजिटेबल्स कैसा है, वेजिटेबल क्रॉप ऑर्गेनिकली काफ़ी स्टार्ट हो चुका है, बट वेजिटेबल्स की लाइफ स्पैन है वो 1 से 2 दिन की होती है, तो हम उसे ज़्यादा स्केल पे नहीं देख पाते। बट हम लोग ये फ्रूट्स एंड पल्सेस का बहुत एक अच्छा मार्केट है। अगर आप बिजनेस पर्सपेक्टिव अगर सोचते हैं, और बेचने के लिए प्लेटफॉर्म ऑनलाइन काफ़ी सारे हैं। देन अगर आप किसी सुपर मार्केट से भी टाइप करते हैं या सब्जी वाले से भी टाइप करते हैं कि भैया हम आपको ये ला के देंगे, आप ये बेच दीजिएगा इस रेट में, वो ऑर्गेनिक है, ठीक है। नेक्स्ट, वर्मी कंपोस्ट को आप लोग जैसे सोच रहे हैं कि अभी हम लोग बेचना चाहते हैं तो उसे कहाँ कहाँ बेच सकते हैं। तो सबसे बेस्ट है कि आप होम गार्डनिंग वालों को पकड़िए, कृषि केंद्र वाले हैं, ऑरेंज फार्मर्स है, ये वेजिटेबल फार्मर्स है। एंड देन आप ऑनलाइन तो बेच ही सकते हैं। ये बेस्ट बायर्स होते हैं, क्योंकि ऑरेंज वाले हर साल अपने खेत में लगभग 50 से 60 हज़ार खर्चा करता है सिर्फ कंपोस्टिंग पे, क्योंकि अगर वो कंपोस्टिंग पे खर्चा नहीं करेगा तो उसका आउटपुट एड नहीं आएगा। तो ये कुछ इंस्टॉलेशंस हैं जो हमने की हैं। हम लोगों ने अभी तक के 4,500 किसानों को हमने अर्थवॉर्म सप्लाई किया पिछले 6 साल में। आप सोच सकते हैं कि उन्होंने भी बिजनेस स्टार्ट कर चुके हैं। तो इनडायरेक्टली एक सोशल ये है वर्क। तो क्योंकि अगर जमीन में हम लोगों ने किसी फार्मर्स को अर्थवॉर्म दिया, वो तो खुद ऑर्गेनिक फार्मिंग करवा रहा है, वो किसी से और को बेच के भी कर रहा है। ये हमने खापरखेड़ा में किया था, सौंसर में हमारे बेड्स इंस्टॉल है। ये वर्धा में होयर कॉलेज है, वहाँ पर भी हमारा सेशन हुआ था कंपोस्टिंग का। नागपुर के हम लोग 5 से 6 कॉलेजेस के साथ हमारा टाइप है, जहाँ पे हम लोग उन्हें वर्मी कंपोस्ट का ट्रेनिंग एंड उन्हें इंटर्नशिप भी देते हैं। जैसे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें इंटर्नशिप की रिक्वायरमेंट होती है, तो हम लोग उन्हें 15 डेज का 1 मंथ का इंटर्नशिप भी प्रोवाइड करते हैं। हमने एनएमसी के साथ एक पायलट प्रोजेक्ट भी किया था, जैसे मैंने आपको बताया था लीफ कंपोस्ट का। तो एनएमसी का एक बहुत बड़ा हेडर था गार्डन का कचरा। गार्डन का कचरा, जैसे गार्डन की छटिंग होने के बाद वो कचरे को फेंक देते हैं एक डंप में, बट हम लोग उससे एक पायलट प्रोजेक्ट हमने स्टार्ट किया था। हमने उससे कंपोस्ट तैयार किया था, तो वो भी हमारा सक्सेसफुल है। अभी हम उसे एक बड़े स्केल में कर रहे हैं। ये हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कुछ और जानना है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा वेयर हाउस है नागपुर में, सुयोग नगर में। आप आके विजिट कर सकते हैं। अगर आपको वहाँ पे कुछ सीखना है तो आप आके सीख भी सकते हैं, या तो आप गूगल में या यूट्यूब या इंस्टाग्राम पे सर्च भी कर सकते हैं। हमारे फर्म का नाम है साथ एग्रो।
इंस्टाग्राम के लिए। वो और देन एक होता है पेस्टिसाइड फंगीसाइड। सो आप अगर आपके आसपास के प्रीमाइसेस में नीम के पेड़ हैं तो आप उसकी पत्तियां कलेक्ट करिए, ठीक है। अगर एक अच्छे प्रोसेस में पत्तियां कलेक्ट करते हैं, उसकी प्रोसेस करते हैं, तो आप नीम की पत्तियों का क्रश करके पाउडर तैयार करते हैं और नीम फेस वॉश के तौर पे तैयार कर सकते हैं। जो एक टर्मरिक के तौर पे जो यूज़ करते हैं जिसे उस तौर पे यूज़ कर सकते हैं। अगर आप उसका फ्रूट्स कलेक्ट करते हैं और उसको कलेक्ट करने के बाद सुखा के आप उसको क्रश करते हैं तो एक नीम पेस्टिसाइड एंड फंगीसाइड के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। 1 किलो का पैकेट वो लगभग 80 रुपीज़ का जाता है, 80 रुपीज़ से 100 रुपीज़ का। तो नीम का फल तो साल में एक बार आता है, बट नीम की पत्तियाँ तो साल भर आता है। तो आप उसका एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आप उसको अपने छत पे ही सुखाइए आप, और नीम की पत्तियों का रेट काफ़ी ज़्यादा जाता है, आप उसे 100 रुपीज़ kg से भी बेच सकते हैं। एंड देन आप कोकोपीट, तो नारियल के जो गुच्छे निकलते हैं जो नारियल छिलने के बाद, तो आप उसका कोकोपीट के तौर पे यूज़ कर सकते हो। छिलने के बाद उसको थोड़ा सा अलग अलग फॉर्म में करना पड़ता है, देन उसको एक बार छाने तो कोकोपीट बनता है। उसकी एक बड़ी प्रोसेस है क्योंकि वो एक थोड़ा सा मशीनरी पार्ट होता है, बट वो एक बहुत अच्छा बिजनेस है। नागपुर में यूनिट्स नहीं है उसके, अगर आप उसको कमर्शलाइज देखना चाहते हो कर सकते हैं। और लीफ कंपोस्ट वर्मी कंपोस्ट से भी बेहतरीन कंपोस्ट तैयार होता है क्योंकि उसमें बायोमास अच्छे पैमाने में अवेलेबल होता है और फंगस बैक्टीरिया काफ़ी सारे होते हैं। तो लीफ कंपोस्ट आप अपने प्रीमाइसेस में या खेत में कहीं भी कर सकते हैं। उसको तैयार करने के लिए लो कॉस्ट में ही अच्छा तैयार होता है, बट एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होने के कारण काफ़ी लोग नहीं कर पाते। तो आप उसके भी 1-1 किलो के पैकेट्स बना के बेच सकते हैं ऑनलाइन या गार्डन की दिशा में। या कार्यशाळेमध्ये आपल्या दैनंदिन जीवनात जी काही सेंद्रिय शेतीबद्दलच्या आपल्या सवयी आहेत त्या नक्कीच आपण लावून घेऊया। मी आशा करते की या कार्यशाळेनंतर थोडाफार प्रमाणात का होईना पण प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षपणे आपण कंपोस्टिंगच्या सवयी नक्कीच लावू आणि सस्टेनेबल एन्व्हायरमेंटच्या विषयी एक नवीन पाऊल उचलले आहे। त्यांनी या आपल्या खूप महत्त्वाचं मार्गदर्शन केलं, प्रेरणाने त्यांचे अनुभव सांगितले आणि अमूल्य वेळ मी त्यांचे मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो। यानंतर आजच्या कार्यशाळेचे अध्यक्ष सन्माननीय डॉक्टर महाजन सर यांना विनंती करते की त्यांनी अध्यक्ष समारोप करावा। आपला देश जेव्हा स्वतंत्र झाला मला वाटतं 35 ते 40 कोटी लोकसंख्या असेल आणि त्या काळात आपल्या देशात एवढे अन्नधान्य होत नव्हते की ते सगळ्या देशातील नागरिकांचे पालन करू शकतो। म्हणजे स्वातंत्र्य प्राप्तीनंतर आपण अन्नधान्याची मोठ्या प्रमाणात आयात करत होतो, कारण त्यावेळेस आपल्या देशातील शेती ही मागास झाली। शिकत असताना हरित क्रांती वगैरे नाव ऐकलं असेल। हरित क्रांती म्हणजे काय? शेतीमध्ये चांगल्या तंत्राचा वापर करणं, त्याच्यात रासायनिक खते सुद्धा आहेत। तर रासायनिक खतांचा आपण वापर करू लागलो आणि आपल्या देशात मोठ्या प्रमाणात शेतीचं उत्पादन वाढलं आणि आज आपण म्हणजे अशा स्थितीमध्ये आहोत की अन्नधान्याची निर्यात तर आपण करते ना, चावल घेऊन वगैरे वेस्टेज दुसरे कंट्री। म्हणजे जेव्हा 35-40 कोटी लोकसंख्या होती तेव्हा आपण अन्नधान्याची आयात करत होतो, कारण तेवढं पिकत नव्हतं आपल्या देशात। आणि आपण आज टेक्नॉलॉजीचा वापर करू लागलो, रासायनिक खतांचा वापर करू लागलो, पाणी पुरवठा, ह्या सगळ्या गोष्टी वाढल्या। त्याच्यामुळे आपण त्यांची निर्यात करत आहोत, तर त्याचा एक इफेक्ट देखील आपल्यावर झालेला आहे। आपली शेती आता त्या रासायनिक खतांची आधी झालेली आहे, म्हणजे त्याच्याशिवाय ती शेती जगू शकत नाही, कारण रासायनिक खत मारलं नाही तर शेतीतून उत्पादन होणार नाही पाहिजे तेवढं। त्या रासायनिक खतांचा देखील आपल्या शरीरावर असा परिणाम झाला आहे की डायबिटीस, सरांनी सांगितलं, डायबिटीसचं प्रमाण वाढलं, हार्ट अटॅकचं प्रमाण वाढलं, कॅन्सरचं प्रमाण देखील मोठ्या प्रमाणात वाढलेलं आहे। तर अशा प्रकारे या रासायनिक खताचे दुष्परिणाम जे आहेत ते आपल्यावर झाले आहेत। त्याच्यामुळे आता पुन्हा नव्याने असा विचार सुरू झाला की जी शेती आहे म्हणून आता संपूर्ण भारतभर म्हणजे आणि जगामध्ये देखील या सेंद्रिय शेतीच्या
उत्पादन घेणं हे आता मोठ्या प्रमाणावर सुरू झालेलं आहे आणि विद्यार्थ्यांसाठी देखील या माध्यमातून रोजगाराच्या संधी आता निर्माण होत आहेत. सरांनी फार चांगल्या प्रकारे हे आपल्याला समजावून सांगितलं आहे की किती वेगवेगळ्या प्रकारचे खतं आहेत आणि ते आपण कसं तयार करू शकतो आणि त्याच्या माध्यमातून आपण रोजगार कसं प्राप्त करू. मला वाटते हे जे व्याख्यान आहे सरांच्या आणि किती कार्यशाळा आहे हे विद्यार्थ्यांना निश्चितच लाभदायक ठरेल आणि तुम्हा सर्वांना शुभेच्छा देतो आणि ती माध्यमाला यानंतर आभार प्रश्नासाठी आम्ही प्रिया चौधरीला आमंत्रित करतो. या कार्यक्रमास आपला अमूल्य वेळ दिला त्याबद्दल मी त्यांचे आभार व्यक्त करते. महाविद्यालयाचे सन्माननीय प्राचार्य डॉक्टर जोशी सर या कार्यशाळेला काही वैयक्तिक कारणामुळे उपस्थित राहू शकले नाही, मात्र त्यांनी ही कार्यशाळा घेण्याकरिता परवानगी दिली. या प्रसंगी मी त्यांचे आभार व्यक्त करते. तसेच आजच्या कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे श्री राकेश खत्री सर यांनी आपल्याला अमूल्य वेळ दिला, आपल्या विनंतीस मान देऊन प्रमुख पाहुण्यांचे स्थान घोषवले, त्यांनी अमूल्य असे मार्गदर्शन केले. यासाठी मी त्यांचे आभार मानते. गृहअर्थशास्त्र विभागाचे प्रमुख प्राध्यापक प्रेरणा रत्नपारखे मॅडम त्या सतत विद्यार्थ्यांसाठी त्यांच्या अभ्यासासंबंधित कार्यक्रम आयोजित करीत असतात, त्यांचे मनपूर्वक आभार व्यक्त करते. कार्यक्रमात सर्व प्राध्यापक उपस्थित राहिले त्याबद्दल त्यांचे सुद्धा मी आभार व्यक्त करते. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे ज्या विद्यार्थ्यांसाठी हा कार्यक्रम आयोजित केला तुम्ही हा कार्यक्रम शांततेमध्ये पार पाडला, तुमचे मनपूर्वक आभार व्यक्त. हा कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी पंकज कळम व इतर नॉन टीचिंग स्टाफ यांचे मनपूर्वक आभार मानते आणि हा कार्यक्रम संपला इथे मी जाहीर करते. धन्यवाद. बाहेर गार्डनमध्ये आपण वर्मी कंपोस्टिंगचं डेमॉन्स्ट्रेशन करणार आहोत, तर आम्हाला प्रश्न आमच्या डायरेक्ट आपल्याला दिला.